सो हे हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में जो कि मैंने कुछ जो इंग्लिश हैक्स की एक वीडियो डाली थी, सीडीएस एग्ज़ाम एनडीए एग्ज़ाम के लिए बेसिकली वो डाली गई थी और आईबीएसईआईओ वगैरह के जो एस्पिरेंट है उन्होंने भी वो चीज़ें देखी। तो है ना, कुछ एक ऐसी रिक्वेस्ट मुझे आई है ना, बहुत सारी उसमें रिक्वेस्ट थी, हेलो सर आई वांट टू है ना ईपीएफओ फलाना ढिमकाना, ऐसी बहुत सारी उस वीडियो में। एक ये भी थे कि किसी का 18 सितंबर को आईबीएसईआईओ टीयर 1 का एग्ज़ाम है और इन्होंने इंग्लिश वगैरह कुछ है ना प्रिपेयर नहीं कर रखा है, टाइमिंग का उसमें इशू होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्चुअली जो आईबीएसईआईओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस बात के लिए सॉरी, क्योंकि मैं पिछले दिनों कुछ एक हमारे ठीक है ट्रेडिशनल त्यौहार होते हैं तो मैं उसमें बिज़ी था। तो है ना, इस वजह से कुछ और वीडियोज़ इस पे नहीं बना पाया और अभी बस आई थिंक 1 या 2 दिन बचे हुए हैं आईबीएसईआईओ के, 18th 19th तक इनके शायद ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं है ना, बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो कि इंग्लिश में देखिए कैसे आप बिना कोई बहुत ज़्यादा डीपर नॉलेज लिए, ख़ास तौर पे हम उन क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे जिन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे जो पेपर्स होते हैं उसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है ना। अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा इस तरीके के है ना, नॉर्मली इसमें 2-2 मिनट ले लेते हैं कई लोग यही फिगर आउट करने के लिए, ऊपर कौन सा सेंटेंस होगा नीचे कौन सा। अब देखो ऑप्शंस की मदद से हमने देखो, इन पे ध्यान मत देना क्योंकि ये ऑलरेडी लगे हुए है ना, वो है आईबी के ही जो प्रीवियस आई थिंक 23 में या 22 में जब भी ये उनका पेपर हुआ था, राइट। तो बेसिकली अगर मुझे आप देख रहे हैं, मैं बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करता हूँ, उसमें भी सी सेट का एग्ज़ाम होता है, हालांकि इससे बहुत डिफरेंट होता है ना। और इस लगभग ऐसा जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो आपके नेट में आते हैं, तो मैं 5-6 बार मैंने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको मिस गाइडेंस तो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो अगले 10 मिनट में मैं कोशिश बस यही करूँगा कि यूज़फुल कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आपके इंग्लिश में हेल्प करे, है ना, इवन इफ़ यू डोंट हैव दैट मच डीपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो वो सब यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ में कैसे अरेंज करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर वो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस दें तो सबसे पहले ना फर्स्ट वो देखो। फॉर एग्जांपल अगर कहीं दे से शुरू किया हुआ है तो पता ही नहीं है दे कौन है, पता ही नहीं है दे कौन है, तो दैट मीन्स 4 से शुरू होने वाला सेंटेंस तो कहीं नहीं होगा, तो इसे पहले हटाओ। कहीं है यहाँ 4 से शुरू होने वाला? नहीं, है ना। फिर देखिए ऑप्शन में 5 को देखिए, 5 में क्या लिखा है? इट वॉज देन। इट वॉज, वट वॉज देन, ये भी नहीं ना पता कि वट वॉज देन, इट वॉज देन लिखा है ना, इट वॉज देन, है ना। देयर वॉज अ ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी अराउंड देम, भाई शुरुआत ऐसे हो सकती है क्या? अराउंड वोम, यही नहीं क्लियर है। अगर मान लो आपको पैसेज बनाना है गाय पे, है ना, कि गाय एक शांत पशु है, मान लो आपने ऐसे बनाना है ना, उसका रंग काला होता है, लिखते थे ना हम गाय स्कूल में। तो आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ना कि आप किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, या फिर ऐसे ही बोल देंगे कि वो एक शांत पशु है, वो कौन? तो ऐसे पढ़ो सीधे ही, है ना। यहाँ ऑप्शन देखो 5 5 क्या क्या कह रहा है? इट वॉज देन, वट वॉज देन इसे पहले ही हटाओ, क्लियर नहीं है कि इट वॉज देन क्या वट, है ना, समझ लो। फिर 6 देखो, यहाँ इस वाले ऑप्शन में 6 सबसे पहले आया हुआ है, क्या यहाँ से स्टार्ट हो सकता है? देयर वॉज ए ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी अराउंड देम? नहीं, नहीं हो सकता है, हटाओ इसे, 6 को पढ़ना ही नहीं है बाकी पूरा। अब ऑप्शन बता रहे हैं कि 3 से ही स्टार्ट होगा, 3 से ही स्टार्ट होगा। अब 3 वाला ये है ना, थर्ड ऑप्शन पढ़ो, द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर मिस्टी क्लाउड्स, है ना, यहाँ से हो सकता है स्टार्ट हो, क्योंकि अब इसी ने बोल दिया हुआ है, आपने आई भी नहीं बोल रखा है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। अब देखो, अब इसके अगला सेंटेंस ही मैच करना है बस, कि 3 के बाद 5 बढ़िया लगेगा या 1 बढ़िया लगेगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि बॉयज जो है फ्लोट कर रहे थे मिस्टिक क्लाउड्स में, है ना। अब इसके बाद पहला, है ना, 5वां पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि इसे आपने एलिमिनेट करना है ना, क्योंकि हमें आंसर मालूम है, तो ऑब्वियसली या फिर पहला पढ़ लो या 5वां पढ़ लो। 5वां पढ़ते हैं, इट वॉज देन दैट दे सॉ फॉर्मलेस वन बिफोर देम, है ना, फॉर्मलेस वन बिफोर देम, दैट मीन्स फॉर्मलेस क्लाउड बिफोर देम, है ना। पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो, लेकिन देखते हैं कि 3 के बाद एक ज़्यादा सूट करता है, कि दे हैड एस्केप्ड द डार्क वर्ल्ड एंड वर एनवेलप्ड इन डेजलिंग वाइट लाइट विच वॉज ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड देम। ये ज़्यादा सूट करता है, लगता नहीं है क्या? यहाँ बात हो रही है मिस्टी क्लाउड्स की, है ना। फिर वो कह रहा है कि अपने वो अंधेरे वर्ल्ड से छूटे थे और एक वाइट, हाँ वाइट क्लाउड से वो जो है कवर्ड थे, जिसने कि उन्हें एकदम अंधा सा कर दिया, समझ रहे हो। दैट मीन्स ये इसके साथ ज़्यादा सूट कर रहा है ना, बजाय इसके कि द नेक्स्ट मोमेंट।
एकदम से कि भाई उन्होंने खुद को क्लाउड्स के बीच पाया है, एकदम से द नेक्स्ट मूवमेंट नहीं, ये नहीं करता है ना ज़्यादा सूट। दैट मीन्स एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट आपको आपका टाइम इतना रिड्यूस हो गया कि 2 ऑप्शन आपने एकदम से एलिमिनेट कर दिए, इस पर आप कंफ्यूज हो ही नहीं रहे, ये 2 दिख रहे हैं, इन्हीं को मैच करो फिर। समझ रहे हो ना, मैचिंग की गेम है भाई बिल्कुल, है ना। फिर देखो यहाँ पे ये देखते हैं, 1 मिनट पहले यही वाला सेक्शन कवर कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर देखिए यहाँ पे अच्छा ऑड सेंटेंस आउट का, ऑड सेंटेंस आउट का ऐसा होता है थोड़ा, जैसे इसे पढ़ते हैं जरा। अ न्यू एनालिसिस हैज बीन डिटरमाइंड दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन स्टिल बी डैश 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 विद रिसर्च शोइंग दैट एडिशनल वार्मिंग, देखो यहाँ भी वार्मिंग की बात हो रही है, 1 डिग्री सेल्सियस में भी डैश 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 डैश, है ना, डेंजरस क्लाइमेट चेंज, यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा। द मोस्ट डेंजरस पोटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड मैसिव लॉसेज ऑफ आर्कटिक सी आइस एंड परमाफ्रॉस्ट, है ना। अगला, दिस रिसर्च इंडिकेट्स दैट वी नो लॉन्गर हैव टू अवॉइड द वार्मिंग, देखो यहाँ वार्मिंग की बात हो रही है, वार्मिंग की बात हो रही है, वार्मिंग की बात हो रही है, इसमें कहीं वार्मिंग की बात नहीं हुई, यहाँ पे आर्कटिक आइस लॉस की बात हुई है ना, यहाँ वार्मिंग की बात हुई है, यहाँ आइस लॉस की बात हुई है ना। दोनों चीज़ें रिलेटेड है, लेकिन एक एक है ना, एक चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें रिलेटेड है, दैट डज नॉट मीन कि दोनों चीज़ें एक है। तो ऑड वन आउट यही सी ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। बस कीवर्ड्स पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, है ना, एक बार एक ऐसा और अरेंजिंग वाला पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। प्रोडिगल एटसेट्रा, 1 मिनट, हाँ कहीं अरेंजिंग का मिले यार तो, हाँ ये देखिए, ये देखना एक बार अरेंजिंग का, फिर से वही चीज़ हम यहाँ पे शुरू करेंगे, है ना। जैसे आर से देखते हैं, आर से शुरू हो सकता है क्या, स्टोन्स कैरियर स्काई रॉकेटेड एज शी गार्नर्ड, कौन, है ना, एज शी गार्नर्ड, अच्छा स्टोन गार्नर्ड, ओके, अ क्रिटिकल एक्लेम फॉर हर परफॉर्मेंसेज इन द मूवीज लाइक द हेल्प डैश 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 डैश। यहाँ कैरियर की बात हो रही है कि स्टोन का कैरियर स्काई रॉकेट हो गया, है ना। पहले ही देखो, आप कभी भी शुरुआत अंत से थोड़ी ना करेंगे, है ना। आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि मान लो गुप्ता एम्पायर को आपको डिस्क्राइब करना है और आप बोलें कि वहाँ, है ना, हाँ कि समुद्रगुप्त के टाइम पे गुप्ता एम्पायर जेनिथ पे था, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे वो जेनिथ में था। आप पहले बताएंगे ना कि श्रीगुप्त का क्या रोल था, उन्होंने, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। शुरुआत आप अंत से कभी नहीं करते हैं, तो इसे पहले हटाओ। अब एस से देखते हैं ज़रा, एस से शुरू हो सकता है क्या, है ना। इंस्पायर्ड बाय द लाइक्स ऑफ मेराइल, ये भी देखो सीधा ही शुरू कर दिया कि वो इंस्पायर्ड कहाँ से है, यही नहीं बताया कि वो कौन है, समझ रहे हो। एस से भी कैसे होगा, पी देखते हैं, है ना, पी, वाइल अटेंडिंग द लोकल थिएटर क्लासेस स्टोन डिस्कवर्ड हर पैशन फॉर एक्टिंग। अब देखो, हाँ ये बात है कि ओपनिंग सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, ये नहीं पढ़ा हमने ध्यान से। ओपनिंग सेंटेंस ऑलरेडी बोला हुआ है कि एमा स्टोन की बात हो रही है, कि एमा स्टोन एक ऐसी ऐसी बंदी थी जो ऐसे ऐसे टाइम पे यंग एज में, है ना, पैदा हुई। अब एकदम से इनिशियल रिजेक्शन आ जाएंगे क्या उसको, एकदम से, है ना, पहले क्लासेस ली ना उसने, मतलब बचपन आया उसका पहले, एकदम से वो जा करके अपने करियर में थोड़ी ना चली घुस जाएगी, है ना। उसने अपनी क्लासेस ली होगी पहले, उसके बाद आप करियर में रिजेक्शन लेते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। या फिर एकदम से, अब क्यू यहाँ तो ऑप्शन में भी शुरुआत में नहीं है, अच्छी बात ये है ना, एस दिया हुआ है ऑप्शन में, तो एकदम से इंस्पायर होके वो अपने करियर में जेनिथ में थोड़ी ना आ जाएगी, हॉलीवुड लीडिंग एक्ट्रेसेस नहीं भाई, पहले तो वो अपने बचपन से शुरू करेगी। ये तो एकदम से करियर के पीक की बात कर रही है, ये लॉजिक आपको सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा सीधे ही, सीधे ही, है ना। जैसे 1 मिनट, एक ऐसा कोई और क्वेश्चन इसमें दिख जाए, है ना, 2 ही वो नॉर्मली, ये देखिए इसमें भी ऐसा ही है ना। शुरू करते हैं, अब देखो, अब 10 सेकंड के अंदर ये करने की यहाँ कोशिश करेंगे। डी को देखते हैं, अच्छा डी तो खैर इसमें क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, अदरवाइज हम डी भी पहले देख सकते हैं। बी से देखते हैं पहले, है ना, डी से देखते हैं पहले। नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हैविली ऑन द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, हो सकता है यहाँ से हो। नेचर राइटिंग एनकम्पासेस द, अच्छा ए से शुरू करते हैं, एनकम्पासेस द वाइड वेराइटी ऑफ वर्क्स, हो सकता है यहाँ से भी हो, लेकिन बाकी स्टेटमेंट फिर पढ़ो जरा। डी क्या कहता है, नेचर राइटिंग इज नॉन फिक्शन, देखो पहले डिफाइन हो रहा है, कोई भी चीज़ आपको बतानी है ना, पहले आप डिफाइन करेंगे। मान लो आपको बताना है कि डेमोक्रेसी, है ना, पहले आप बताएंगे ना कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, सीधा ही बोल देंगे कि डेमोक्रेसी के 4 हिस्से होते हैं, नहीं, आप बताएंगे कि डेमोक्रेसी एक ऐसा है अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, रूल ऑफ, है ना, ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, पहले आप डिफाइन करेंगे ना। तो अगर मान लो कहीं, अब अगर ये नहीं होता तो आप ए से या बी से कंसिडर करने की शुरू कर सकते थे, लेकिन अब जब दिया हुआ है आपके पास डी, तो है ना, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, कहीं पे भी हो, सीधा नहीं बोल देगा वो नेचर राइटिंग के हिस्से क्या है या नेचर राइटिंग कहाँ से आती है, पहले बताएगा वो कि नेचर राइटिंग क्या होती है ना, समझ लो। तो ऐसे करके आप जो है ऑप्शन के क्लोज पहुँच सकते हैं। फिर देखना कुछ नहीं है, डी के बाद ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, है ना, क्योंकि सी का दिया हुआ है इन्होंने,
अब ये डिसाइड करो ए पहले आएगा या बी पहले। डी के बाद बी अगर आप लाएं, नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉज हैवीली ऑन द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, है ना। ओके, फिर ये देखते हैं ज़रा। फिर बी के बाद इसमें, है ना, एक मिनट, एफ दिया हुआ था, दीज वर्क्स रेंज फ्रॉम दीज, है ना, दीज वर्क्स विच वर्क। यहाँ पे ये चीज़ हेल्प करती है कि मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि डी के बाद ए लाना है या बी लाना है ना। तो मान लो आपने बी को सिलेक्ट किया, तो ऑप्शन में देखो, ऊपर मत पढ़ो इसे यार, ऊपर अरेंज मत करो, ऑप्शन में देखो कि बी के बाद एफ है, ये एफ सूट करता है क्या। बी में लिखा हुआ है कि इसमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है, एफ में क्या लिखा हुआ है, दीज वर्क्स। ये थोड़ी ना बताया है कि विच वर्क्स, है ना। दैट मीन्स एफ उसी के बाद आएगा जहाँ वर्क्स आएंगे, वेराइटी ऑफ वर्क्स। वर्क्स कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। तो ए के बाद जहाँ एफ है वही आपका आंसर होगा। ऐसे करके दिमाग बहुत घुमाना पड़ेगा आपको इसमें, आगे पीछे, तब जा करके आपका जल्द से जल्द ये होगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये एक मिनट, कहीं और एक ऐसा आएगा, लास्ट एक ऐसा सीक्वेंस वाला कर लेते हैं। ये देखो यहाँ सीक्वेंस वाला है ना। ये देखो, इसमें अच्छी बात ये होती है कि सन दिए हुए हैं, है ना, 1940, ये 12 जर्मन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो यहाँ ये पढ़ते हैं, है ना। अब इसमें क्योंकि आंसर दिया हुआ है, एक बार इनको देख लेते हैं कि क्यू से शुरू होगा क्या। क्यू देखते हैं, क्यू में है कि डच क्वीन विलमेलिया पता नहीं ये क्या है, इंग्लैंड ऑन May 13, है ना। नेक्स्ट, May 13 ऑफ व्हाट, ऐसा ही नहीं दिया हुआ है। पहले देखो ऊपर दिया हुआ है 1940, है ना, यहाँ दिया है सीधा May 13। ऐसा तो बताए ना कि कौन से साल का May 13 एटसेट्रा, समझ रहे हो। ऐसा कोई एब्रप्टली कोई ऐसे थोड़ी ना बोल देगा कि कब ये हुआ, समझ रहे हो ना। तो एटलीस्ट ये शुरू में नहीं होगा, शुरू में वो सेंटेंस होगा जिसमें साल दिया हो कोई। तो क्यू से तो शुरू होने की कोई वो गुंजाइश ही नहीं है। पी को देखो जरा, पी से शुरू होगा कि डच डिफेंडर्स फेल बैक वेस्टवर्ड्स एंड नून बाय 12 मई। अगेन वही बात, 12 मई ऑफ विच ईयर, पहले ईयर वाला ढूंढो, है ना। ईयर कहाँ दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है पहले। ऑन May 10 द जर्मन ब्लिट्स, एक मिनट, ऑन मे, ये क्या किया हुआ है, RPQS। On May 10, German Blitzkrieg attack on the Netherlands began with the capture of parachutes, bridges, etc., etc., etc. अच्छा नहीं, ओ सॉरी, ये हम एक चीज़ कंफ्यूज कर गए, क्योंकि देखो लॉजिक ऐसा ही है। अगर ये फिर से हम ये भूल गए यहाँ की ओपनिंग सेंटेंस भाई ऊपर दिया हुआ है, ओपनिंग सेंटेंस ऊपर दिया हुआ है, समझ रहे हो, ओपनिंग सेंटेंस। तो ये पीछे वाला लॉजिक जो हमने लगाया वो इस वजह से फेल होता है, इस वजह से नहीं। देखो ध्यान में ये बात रखना है, अगर ओपनिंग सेंटेंस नहीं है तो ये चीज़ लगेगी। अब क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस में साल यहाँ मेंशन की गई है ऑलरेडी, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि क्यू और पी भी इसके बाद बनता, है ना। समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि क्यू और पी भी इसके बाद बनता। अब मान लो अगर हम क्यू यहाँ पे फिट करते, मान लो ऐसे ही क्यू हम यहाँ पे फिट करते, तो May 13 की बात आ गई इसमें पहले, है ना। और पी में किस चीज़ की बात हो रही है, पी में बात हो रही है May 12 की, है ना। अब पहले May 12 की बात होगी या May 13 की बात होगी, ऐसा सोचो, समझ रहे हो, May 12 की बात होगी या May 13 की बात होगी, ऐसा भी तो सोचो, है ना। और हाँ, क्यू में डच फोर्सेस, ठीक है। और दूसरी बात ये, जैसे पी के बाद एस फिट करके देखते हैं कि पी के बाद एस फिट होगा कि May 12 की बात हो रही है, एस में क्या चीज़ हो रही है, May 10 की बात हो रही है ना। वो भी जर्मन ट्रूप्स के बारे में, बेल्जियम के बारे में, ऊपर बात हो रही है डच के बारे में। एकदम से बेल्जियम का आएगा क्या, नहीं। कोई भी लॉजिकल अगर बंदा लिखेगा वो पहले डच का लिखेगा, समझ रहे हो, पहले डच को कंप्लीट करेगा, फिर वो बेल्जियम पे घुसेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये भी उस तरीके से, अब आर पी यहाँ दिया हुआ है कि आर के बाद पी आएगा, समझ रहे हो। अब क्यू एस आएगा या एस क्यू लास्ट में आएगा, ये भी देख लेते हैं। एस में, है ना, एस में May 10 की बात हो रही है ना। और क्यू में क्या चीज़ की बात हो रही है, क्यू में बात हो रही है, हाँ, डच क्वीन, है ना, QS लेफ्ट। अच्छा हाँ, अब यहाँ ये लॉजिक आता है, मैंने बताया ना पहले डच को कंप्लीट करेगा वो। आर में डच की बात हो रही है, पी में डच की बात हो रही है, क्यू में डच की बात हो रही है, तो पहले ये डच को कंप्लीट करेगा, फिर ये एस बेल्जियम पे आया कि भैया बेल्जियम पे भी अटैक हुआ। मेरी बात को समझ रहे हो आप, कि इसको बिना पूरा पढ़े आपको लग गया यहाँ से पता कि भैया वर्ल्ड वॉर टू की कहीं कुछ बात हो रही है इसमें, है ना। एक लॉजिक आपने लगाया कि डेट वाइज अरेंज हो, दूसरा लॉजिक ये कि भैया रीजन वाइज अरेंज हो। अगर वो डच अटैक की बात कर रहे हैं एक बार में, तो पहले डच को अरेंज करो, फिर जाकर के बेल्जियम पे घुसेंगे। वो ऐसे थोड़ी ना शफल करेंगे कि हाँ 11 को बेल्जियम पे, 12 को यहाँ पे। लॉजिकल पैराग्राफ बनाने का ये थोड़ा वो रहता है,
समझ रहे हो मेरी बात को? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें हो सकता है हेल्प करे। दूसरी चीज़ इसमें क्या है ना, क्या चीज़ मैंने देखी जहाँ आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है ना, वो ये कि कंक्लूजन आपसे वो पूछ रहे हैं, कंक्लूजन आपसे वो पूछ रहे हैं कि वोल एजिटेशन अगेंस्ट द न्यू रेगुलेशन वॉज ए स्टॉर्म इन द टप ऑफ इन द टी कप, द एजिटेशन वॉज सो प्रोफाउंड that it spread in all parts of the country. The disagreement over the crucial policy garnered the universal support. है ना, यहाँ स्टॉर्म इन द टी कप का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म इन द टी कप का मतलब होता है कि भैया है ना, ऐसे सोचो कि चाय के कप के, है ना, चाय के कप में आपने एक एक बवंडर ला दिया हो, है ना, तो कितना कर होगा वो, और कितने कर छोटे इशू, दैट मीन्स कि कुछ कुछ एक छोटी चीज़ की बात हो रही है ना। तो छोटी चीज़ क्या होती है? ट्रिवियल मैटर, छोटा सा इशू है कोई। ऐसे आपको थोड़ा लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। चाय का कप, भाई छोटी सी बात पे आप एक तूफान ला रहे हो, बवंडर ला रहे हो, है ना। तो ट्रिवियल मैटर पे कोई डिस्कशन अगर हो रही है, दैट मीन्स, है ना, ऐसे आपको थोड़ा इसमें वो लगाना पड़ेगा अगर आपको उतनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश की। जैसे ये एरर डिटेक्शन का होता है, हाँ, इस पर भी बहुत लोग टाइम लगा लेते हैं। पहली बात ये, अगर एक साथ मान लो जैसे इज एम, अगर एक साथ कोई लिख दे तो क्या वो सेंटेंस ठीक होगा? नहीं। दो आर्टिकल एक साथ आप नहीं गिन सकते हैं भाई, है ना। मान लो बीन और बीइंग आप एक साथ लिख रहे हैं तो वो पहले ही गलत है ना। बाकी आपको क्या टेंस का इसमें देखना होता है, इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। मान लो आई हैज़ कोई लिख दे तो भाई वो प्रॉब्लम है ना। मान लो अगर कोई ऐसे सेंटेंस दे दे, सेंटेंस सिंगुलर है प्लूरल है, इस पे भी आपको सेंस बनानी पड़ती है। जैसे यहाँ सीधा देख लो, हैव बीन बीइंग अरेंज्ड, नहीं, ये तीनों चीज़ें एक साथ कैसे आ सकती है? ये पहले ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, पहले ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ना। मैं आपको और क्या इसमें बताऊँ, ठीक है। इस तरीके का देखो, अच्छा मोनो, ये फिर से कंक्लूजन का कि भैया यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे दीज डेज ही इज़ वर्किंग ऑन मोनोग्राफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अब मोनोग्राफ क्या चीज़ होगा कि एक ग्राफ, किस चीज़ का ग्राफ? फोटोग्राफ टाइप है ना। ग्राफ क्या होता है कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ नॉर्मली हम वहीं यूज़ करते हैं कि फोटोग्राफ मतलब कोई चीज़ ड्रॉ की गई है ना। अब ऐसे ही मोनोग्राफ, अब पता नहीं ये क्या ड्रॉ कर रहा है या फिर क्या बना रहा है। ही इज़ राइटिंग ए मेमोयर ऑफ हिज फादर, नहीं। मोनोग्राफ माने, मोनो का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज़। ब्रेक करो ना इसे, मोनो मतलब कोई एक चीज़, किसी एक चीज़ की बात, किसी एक चीज़ का ग्राफ बनाना, किसी एक चीज़ की बात लिखना। हिज वर्क इज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इन एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर स्कॉलर, नहीं, ये भी नहीं बनता है सकता है ना। रिहर्सिंग हिज लाइन्स फॉर द प्ले, नहीं, ये मोनोलॉग होता है, ये मोनोलॉग होता है, लॉग होता है बोलना। ही इज क्रिएटिंग आर्किटेक्चरल मास्टरपीस आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, नहीं, ये भी नहीं, ये फिर अगेन वो है ना, ये स्टोन में आप ग्राफ थोड़ी ना करेंगे, है ना, वो तो क्राफ्ट होगा। मोनोक्राफ्ट अगर यहाँ कुछ लिखा होता वो बन जाता। तो इससे स्पेशलाइज्ड है ना, आंसर इसका फिर यही आता है कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, कोई चीज़ ये बना रहा है, उस पर रिसर्च ये कर रहा है, किसी एक चीज़ पे। स्पेशलाइज्ड माने एक चीज़ पे कोई चीज़ स्पेशलाइजेशन होना। तो ऐसे एलिमिनेट कर करके नहीं कर करके, पहले हमने दो को भी एलिमिनेट कर दिया था, फिर हमें लगा कि नहीं, दो इनमें से बेटर ही है। समझ रहे हो? हाँ, अब ये ऐसी चीज़ है, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह वगैरह, अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो भाई नहीं आते हैं, इसमें आप और कुछ कर नहीं सकते हैं। मेन चीज़ें जो आपके टाइम कंज्यूम करती है वो यही है ना, ऊपर नीचे चीज़ों को अरेंज करना। जैसे ऑड सेंटेंस का यहाँ पूछा हुआ है कि सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ किंग्स हिड देयर टोम्स इन द वैली ऑफ किंग्स एटसेट्रा रॉबर्स, है ना। यहाँ बात हो रही है कि रॉबर्स से एल्यूड करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोजिंग टोम्स आर फेमस पिरामिड्स, सेक्रेड माउंट्स एटसेट्रा, है ना। फिर ऑनगोइंग डिसाइफरिंग ऑफ हायरोग्राफिक राइटिंग्स, रिसर्च एटसेट्रा क्वेश्चन द इजिप्शियन कल्चर, ठीक है। जाइगेंटिक पिरामिड्स, है ना, कॉन्स्पिशियस टूम रॉबर्स एटसेट्रा। देखो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ बात हो रही है टूम्स की, पिरामिड्स की, है ना, सेक्रेड माउंट एटसेट्रा। यहाँ बात हो रही है टूम्स की, है ना, हाँ, और रॉबर्स वगैरह की। यहाँ भी बात हो रही है रॉबर की, टूम की, है ना। यहाँ एकदम से इजिप्ट की बात हुई, इजिप्शियन कल्चर की बात हुई, है ना। क्योंकि देखो टूम्ब सिर्फ इजिप्ट में नहीं बनी है। आप आसाम में मोइडाम होते थे, है ना, उसमें भी टूम्बें रखी जाती थी। तो ये सिर्फ इजिप्ट में नहीं बनी थी। तो जहाँ भी ऐसा अलग चीज़ हो वो है ऑड वन आउट, है ना। कि भैया यहाँ क्यों इजिप्ट की एकदम से एक ही सेंटेंस में बात हो रही है, बाकी में तो ये दो दो चीज़ें मैंशनड है ना, जो कि सिमिलर है और जो शेयर्ड भी है। सिंपल वर्ड्स के पीछे पढ़ना है। यहाँ देखो एरर डिटेक्शन पे आ गया कि स्टार्ट टू रिलैक्स
ए आवर होता है, एन आवर होता है, बस यहीं से निकल जाता है कि इफ ही हैज़ बीन एंटर्ड अ फास्ट स्टॉक कंपटीशन आई एम श्योर हिज स्टोरी वुड हैव बिन। दैट मीन्स देखो ये क्या चीज़ की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर वो कहीं एंटर होता, क्या होता है ये फास्ट स्टॉक मुझे भी नहीं मालूम, कंपटीशन, मैं श्योर था कि वो है ना, वो इसमें एक अनराइवल्ड सक्सेस होता, है ना, होता। तो यहाँ इफ ही हैड बीन की जगह हैड ही एंटर्ड अ फास्ट स्टॉक ऐसे करके होता थोड़ा, है ना। इफ ही हैड बीन एंटर्ड, ये नहीं बात बनता है, और हैड बीन एक साथ आपने, है ना, लगा दिया, दैट मीन्स कि अगर वो एंटर हो चुका होता, ऐसे ऐसे करके इसका कुछ बनता है, समझ रहे हो। तो ये ग्रामेटिकल सेंस इसकी बिल्कुल पहले ही इसमें ख़राब बन जाती है ना। तो है ना, ये थोड़ा टेंसेस का वो रहता है, अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी इन चीज़ों को सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली। अब ये देखो ये किस चीज़ का है, अच्छा, रेड रैग टू अ बुल। देखो रेड रैग टू अ बुल का मतलब क्या होता है भैया, सांड है ना, सांड की फाइट होती है, तो सांडों को आप कोई लाल कपड़ा दिखाते हैं, फिर वो आकर के उससे आक्रोशित होते हैं, है ना। आपने सांडों की वो जो क्या बोलते हैं जलीकट्टू वगैरह देखी होगी उसकी वीडियो, तो सांड को आप लाल कपड़ा दिखाओ वो उससे उससे गुस्सा हो जाएंगे। तो अब वही देखो जहाँ गुस्से की बात हो रही है कि मेड स्केप गोड्स, नहीं नहीं, ये तो ऐसा होता है कि भई आपने किसी को विक्टिम बना दिया किसी चीज़ का। समवन हु स्पेशली प्रोवोक्स, प्रोवोकेशन, ये बस इतना पढ़ो, प्रोवोकेशन की बात हो रही है ना ऊपर, कि गुस्सा आ गया उससे और फिर वो दौड़ा उनको मारने के लिए। गिवन प्रोवर्ब, फिर से वो नॉलेज इज़ पावर, है ना, नॉलेज इज़ पावर। यहाँ लाइक मदर लाइक डॉटर नहीं, कुछ नहीं बनता है इसमें, है ना। नो वन इज़ ट्रूली कैपेबल ऑफ लिविंग अलोन, नहीं, नॉलेज की बात हुई है ऊपर। डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं, मोर यू नो मोर पावरफुल यू बिकम, ये तो बिल्कुल ईजी सा था, इसमें और कुछ क्या, है ना, वो करना है, समझ रहे हो बात को, है ना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भैया ये सेंटेंस कहाँ फिट करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एज अ रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सोक्रेट्स टू डेथ। एज अ रिजल्ट, देखो यहाँ कहीं एज अ रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि पूरी स्टोरी हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ घटना हो गई, उसके बाद ही ये कहीं आएगा। अब ढूंढो यहाँ घटना कहाँ लिखी है, सोक्रेट हैड मेड्स डिसाइपल, है ना, प्लेटो वो बुक्स एटसेट्रा, तो उसकी वजह से सोक्रेट को डेथ दे देगा क्या वो, नहीं। It is through these books that we know that great deal of teacher Socrates etc. The Athenian government just after the time of Pericles did not like the method of Socrates. सिर्फ इस वजह से वो डेथ दे देंगे क्या कि सोक्रेट के मेथड को वो नहीं लाइक करते, नहीं, पहले उसे बताना पड़ेगा कि सोक्रेट ने इतना क्या गुनाह किया। दे टोल्ड हिम दैट इफ ही प्रॉमिस टू गिव अप द डिस्कशंस विद द कॉमन पीपल एंड चेंज्ड हिज वेज दे वुड पार्डन हिम एंड लेट हिम ऑफ, है ना। तो हाँ बोला, अब देखो यहाँ उसको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ उसको ऑप्शन दिया हुआ है कि भैया अगर उसे पार्डन कर दिया जाए, है ना, तो है ना, तो उसे डेथ दे दी जाएगी, तो उसे पार्डन कर दिया जाएगा अगर वो ये कुछ करे, है ना। इफ़ यू प्रॉमिस टू गिव अप डिस्कशन द कॉमन पीपल एंड चेंज द वे, देखो ये कह रहा है कि अगर उसने अपने तरीके चेंज कर दिए हो, अगर वो अपने तरीके चेंज कर दे तो उसको पार्डन दे दी जाएगी, है ना। अब पार्डन किस चीज़ से मिलेगी, डेथ से। दैट मीन्स इससे ठीक पहले डेथ वाला सेंटेंस आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक करनी है कि क्या इससे पिछला सेंटेंस इस सेंटेंस का कॉज है, सिर्फ इतना मैच नहीं करना है, फिर देखना है कि अगला सेंटेंस क्या इसका इफेक्ट है, बस इतना देखना है, फिर वहाँ पे फिट आपके हो जाएंगे वो। अब देखो यहाँ मेरे लिए बताना इसलिए थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें आंसर दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं, आंसर दिए हुए हैं, यहाँ से हम लॉजिक रैशनल निकाल सकते हैं कि भाई ठीक है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो वो कहाँ फिट किया जाए, वो कहाँ फिट किया जाए। तो यही होता है PYQs का फ़ायदा। बाकी तो है ना, बाकी तो सारे आकर के कह सकते हैं कि हाँ इसमें आंसर दिए हुए हैं तो यहाँ लगाया जा सकते हैं, नहीं, आंसर दिए हुए हैं, बात सही है। अच्छी बात यह है कि हम यहाँ से अपने लिए वो चीज़ निकाल सकते हैं कि हाँ यार ये अगर आंसर आया तो ये क्यों आया। दैट मीन्स पिछला सेंटेंस हमें देखना है कि ये उसका कॉज शो करता है, अगला सेंटेंस देखना है कि क्या ये उसका इफेक्ट शो करता है, बस इतना सा देखना है। बाकी ये चीज़ें कुछ ऐसी है, इसको आप एलिमिनेशन से दूर कर सकते हैं, है ना, ये आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, है ना। एक आधा एक भी अगर आपको पता हो, जैसे मैं इसमें ढूंढूँ मैक्सिम, मैक्सिम क्या होता है,
है ना। मैक्सिम क्या होता है? मैक्सिम होता है कोई, है ना, कोई एक तरीके का, आप कहें कि आपने, है ना, जैसे आप कहते हैं कि कोई इन दिस मैक्सिम ऐसे करके यूज होता है कहीं पे फ्रेज। दैट मीन्स कि कोई एक चीज़ है जिसको आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो ट्रूइज्म है, एक्ट ऑफ ट्रूइज्म है ना। तो उसे आप कहते हैं मैक्सिम, एक तरीके का, एक तरीके की जनरल रेगुलेशन। तो अब जहाँ रेगुलेशन की बात यहाँ पे आ रही है उसे है ना, उसे आप कहेंगे मैक्सिम। कहाँ बात हो रही है? इंटेलिजिबल स्पीच, डिसग्रेसफुल, अ शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट, हाँ, एक्सप्रेसिंग द जनरल ट्रूथ। देखो वो दोनों चीज़ें यहाँ आ गई, है ना, एक्ट ऑफ ट्रूइज्म एंड जनरल जनरल क्या बोला था? रेगुलेशन, वो आ गया मैक्सिम। अब ये यहाँ पे आपको देखना है ना, ये आपको यहाँ पे देखना है कि मैक्सिम कहाँ, ए और 3 कहाँ पे लिंक है। बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक का पता हो तो आपका उससे आंसर बन जा रहा होता है ना। मतलब 1 2 का पता हो तो आपका आंसर इसमें बन जा रहा होता है। अब देखो एक और चीज़ होती है, जैसे यहाँ गिबरिश लिखा हुआ है, गिबरिश, गिबरिश इश इश जहाँ पे लगेगा, है ना, मान लो मैं कहूँ स्लगिश, स्लगिश ग्रोथ, दैट मीन्स कि कुछ, है ना, स्लगिश, अगर मैं यहाँ स्लगिश बता रहा हूँ, दैट मीन्स ये किसी चीज़ का नेचर बता रहा होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये किसी चीज़ का नेचर बता रहा होता है कि भैया इस तरीके की चीज़ हो रही है। इश इश जहाँ पे भी इस तरीके से आएगा। अब देखो कहाँ पे नेचर ऐसा बताया जा रहा है, आउटरेजियस एंड डिसग्रेसफुल, हो सकता है इसका भी हो ना, तुक्के अगर मारने हैं तो हो सकता है ये भी यहाँ कनेक्ट हो जाए, है ना, कि 1 मिनट, बी का एक कहीं है, हो सकता है आप इस बेसिस पे यहाँ ये दिखाएं। इंटेलिजिबल स्पीच नहीं, गिबरिश से लगता है कि ये सिर्फ कोई किसी चीज़ की विशेषता प्रकट कर रही है भाई, है ना, ये पूरी बता नहीं रही है कि ये चीज़ है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और परफॉर्मर्स, गिबरिश। बी, 1 मिनट, बी 4, आउटरेजियस, डिस्ग्रेसफुल। अच्छा, ग्रियस, हाँ, एग्रीग्रियस, हाँ, एग्रीगियस, तो ये भी आउटरेजियस, डिसरिस्पेक्टफुल, इसमें भी लगता है कि ये किसी चीज़ की विशेषता यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। डी, 1 मिनट, एक कहाँ पे कनेक्टेड है? C1, इंटेलिजिबल स्पीच, गिबरिश। ओह अच्छा, तो ये थोड़ा विटी वुटी टाइप का इस तरीके का कुछ होगा, लेकिन है ना, मैंने बेसिकली ये थोड़ा ओवर स्ट्रेच यहाँ पे करने की कोशिश करी, क्योंकि इस तरीके के आप कई बार बैठ सकते हैं, है ना, कई बार नहीं भी बैठते हैं। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि इससे नॉर्मली जहाँ पे इश इश तरीके की चीज़ें लगे तो लगता है कि ये किसी चीज़ की यहाँ पे बता रहे हैं कि ये नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग है। हालांकि फिर अगेन गिबरिश का मतलब, ऑनेस्टली मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बता सकूं कि गिबरिश का क्या मतलब है, तो मैं इसको बस मैक्सिम के बेसिस पे यहाँ पे लगा सकता था। मुझे मैक्सिम्स का पता है ना, क्योंकि बीइंग ए PSIR स्टूडेंट आई नो मैक्सिम। समझ रहे हो? यहाँ देखिए, शी इज़ अ फिलेटेलिस्ट, है ना। अब ये बताता है, जैसे आप कहते हैं कि गायनाकोलॉजिस्ट, दैट मीन्स ये किसी चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ मतलब कोई इस चीज़ का, दैट मीन्स कोई किसी एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन ये आपको बता रहे हैं। तो जहाँ जहाँ स्पेशलाइजेशन किसी एक्शन की बात हो रही है तो वो पॉसिबल है आंसर इसका। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फिलाटेलिस्ट क्या होता है। शी इज़ अ लवर ऑफ बुक्स एंड पोजेसेस अ फाइन कलेक्शन, यहाँ पे भी लगता है कि, है ना, ये किसी एक्शन को दिखा रहा है। इट इज़ हर हॉबी टू कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स एंड मेडल्स, पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है इसमें, है ना, कि इट इज़ हर हॉबी। नहीं, ये स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, ये उसके, है ना, उसके मन की बात कर रहा है कि हॉबी है यार, उसको ये पसंद आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एंड हर कलेक्शन ऑफ एंटीक्स इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी वैल्यूएबल, नहीं, यहाँ कलेक्शन की बात हो रही है। यहाँ देखो, कलेक्शन के नेचर की बात हो रही है, उसके नेचर की बात नहीं हो रही है। तो इस बेसिस पे आप इसे भी, ऊपर कहा है कि शी इज़ अ फिलेटलिस्ट, दैट मीन्स ऊपर बात हो रही है कि भैया वो उस बंदी के नेचर की बात हो रही है, उसके कलेक्शन के नेचर की बात नहीं हो रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, होंगे तो इन दोनों में से एक। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे। भाई आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो वहाँ से आप काफ़ी नज़दीक आ जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, खास तौर पे देखो,
ख़ास तौर पे ये जो सेशन है ये आपको हेल्प करेगा वर्ड्स को अरेंज करने में। ऐसे ही मान लो अगर आपको पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ दे दिए, मान लो एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको छांटने को दे दिए, तो इनके पैराग्राफ ऐसे नहीं आते हैं कि वो यूपीएससी के सीसेट टाइप के हो। देखो जब भी हमें सीसेट करना पड़ता है तो पैराग्राफ से हमें इन्फरेंसेस ड्रॉ करनी होती है। इनके बहुत डायरेक्ट से हैं। मान लो पॉवर्टी पे सवाल पूछ लिया, उसमें अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो वो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि एज पर द पैराग्राफ 2010 में पॉवर्टी का क्या रेट था, ऐसे करके वो आपसे पूछ लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस पर बस कुछ नहीं है, पैराग्राफ को पढ़ो ही मत। मैं सीधी बात आपको सच में बता रहा हूँ, पैराग्राफ को पढ़ो ही मत। ऊपर से चीज़ों को देखो कि किस किस चीज़ की बात हो रही है। पॉवर्टी की बात हो रही है, क्या सिर्फ पॉवर्टी की बात हो रही है? अगर बीच में अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात हो रही है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ पॉवर्टी से डील करने वाला नहीं है वो पैसेज। ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन, ब्रॉडर इकोनॉमिक क्वेश्चन को भी एड्रेस कर रहा होगा। समझ रहे हो? अगर स्किल की भी साथ में बात हो रही है, दैट मीन्स वो सिर्फ पॉवर्टी एड्रेस करने की बात नहीं हो रही होगी, वो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहा होगा। तो अगर वो आपसे फिर पूछे कि कंक्लूजन क्या है पैसेज का, तो जो सबसे ब्रॉड ऐसा ऑप्शन होगा जो इन सब एस्पेक्ट से डील करता हुआ आपको लगे, तो वो आपका इसका आंसर होगा। अगर है ना, एक नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा नेट वगैरह में वो पूछते हैं इंग्लिश का, उसमें क्वेश्चन का एक तरीका ये भी होता है, वो आपसे पूछते हैं कि एबव जो पैसेज है उसमें जो प्रॉब्लम हाईलाइट की गई है उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो नैरो सॉल्यूशन होगा, मान लो एक सॉल्यूशन पॉवर्टी के लिए उन्होंने लिख दिया कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, एक सॉल्यूशन हुआ रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, एक सॉल्यूशन हुआ कि भैया कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्किल डेवलप करना एंड लोगों को अर्बन रूरल लिंकेज प्रोवाइड करना। तो सबसे ब्रॉड कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है। तो जो सबसे सस्टेनेबल जो ऑप्शन है ना वो भी तीसरा ही है। समझ रहे हो बात को? तो बहुत ब्रॉड ऑप्शन चुनने उसमें ये देखना है उसमें कि है ना, ऊपर से पैसेज पढ़ना, बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से पढ़ के ही आप 3 क्वेश्चन उसमें मार्क कर पाएंगे। 1-2 जो बचेगा कंक्लूजन बेस्ड जो होता है कि इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए है ना हर एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पढ़नी होती है। सारी लाइनें नहीं पढ़नी होती है पैसेज की, हर एक लाइन। मान लो पहली लाइन पढ़ी, दूसरा ऊपर से पढ़ा कि इसमें किस चीज़ की बात हुई है, तीसरी थोड़ी ढंग से पढ़ी, चौथा ऊपर से पढ़ा कि इसकी क्या बात हो रही है, पांचवी ऊपर से पढ़ी, छठी ढंग से पढ़ी। ऐसे ऐसे करके आप जो है आधे मिनट में पूरा पैसेज पढ़ जाओगे। आपका दिमाग ग्रास्प कर लेगा कि क्या इसका है ना हो रहा होता है, क्या किस तरफ ये जा रहा है। सो ये कुछ इनसाइट्स हैं जो हो सकता है कल उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जो है ना पेपर देने जा रहे हैं। एटलीस्ट टाइम रिड्यूस करने का ये आपको हेल्प करे। 10-12 मिनट 15 मिनट जितने भी आपको लगाने होते हैं, है ना, आई डोंट नो कि कितने आपने प्लान कर रखे होंगे, जितना कम अगर आप टाइम दे है ना टाइम से कर पाएँ तो उतना अच्छा है। ख़ास तौर पे ये चीज़ें, इन चीज़ों पे अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन हो तो आप है ना, देखो सिनोनिम वगैरह ऐसे वर्ड्स हैं भाई, आपको आता है नहीं आता है, फिर आप उसमें क्या करें, है ना। हाँ, तो 1-2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर अगेन कोई वो गारंटी नहीं है कि आप सीधा वहाँ पे सही आंसर पे पहुँचे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, है ना, जैसे अरेंजिंग द पैराग्राफ एटसेट्रा, इसमें आप हाई एक्यूरेसी ले सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में, राइट। तो बाकी जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो ठीक है, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेंस के आंसर राइटिंग उससे रिलेटेड। वो है ना काफ़ी लोग अभी एनरोल इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़न है इस बात की कि वो कोर्स चलेगा कैसे। तो इस पे मैं आज ही एक ब्रॉडर वीडियो लाऊंगा शाम को, तो आप एक बार जा कर के देख लेना। अगेन मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ जो भी आईबी वगैरह से डील करते हैं, तो मैं कोई भी आईबी एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की खुद भी तैयारी करता हूँ और 3 साल से इसमें पढ़ा भी रहा हूँ। मुझे लगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प की है सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम में, और हो सकता है आपको ये कल हेल्प करे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर ये हेल्पिंग है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।